Hello everyone, good morning all. I hope you're doing well. So today we are take the new chapter from the biology and its name is how do organism reproduce. तो बच्चों आज हम लोग जो है बायो का सीरीज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को जो है हम लोग बहुत बेसिक डिटेल से करेंगे और ये सारे ही बोर्ड में लगभग चाहे आपका सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, एमपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस चैप्टर को करने के बाद आपके सारे डाउट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर जिसका कि नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर सबसे पहले हमको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट समझते, रिप्रोडक्शन होता है क्या और क्या नीड है इसकी। ओके, अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बच्चों में बात करूं तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है ऑर्गेनिजम्स का अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देना या जन्म देना जो कि उनके जैसे ही होंगे एक ही स्पीसीज के। दूसरी चीज, सेम काइंड के स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म ही अपने जैसे जीवों को बनाएंगे। मींस क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि मान लो ह्यूमन बींग्स है या कोई अदर एनिमल है तो एनिमल अपने जैसी दूसरे एनिमल को जन्म दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉग, तो डॉग है तो वो डॉग को ही बर्थ देगा, ऐसा नहीं होगा कैट को या किसी अदर एनिमल को बर्थ देगा। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग है कि ऑफस्प्रिंग अपने जैसे ही न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। अब दूसरी चीज, क्या जिंदा रहने के लिए है ना, हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए क्या रिप्रोडक्शन जरूरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम रिप्रोडक्शन के बिना भी जी सकते हैं ना, बट हमें अगर अपनी स्पीसीज को एग्जिस्टेंस में रखना है ना, मान लो हम ह्यूमन बींग्स, हमें अपने स्पीसीज को एग्जिस्टेंस में रखना है, आज से 1000-2000 साल बाद भी ह्यूमन बींग्स रहे, तो इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है कि जो ऑर्गेनिजम्स है अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो तो रह लेंगे बट उनके बाद जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स का बर्थ कैसे होगा बच्चों। तो वही चीज चलिए समझते हैं इसको। सो रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग बायोलॉजिकली मेथड, इसमें पेरेंट अपने जैसी ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं या डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन के बिना भी अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकता है, बट नेसेसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ स्पीसीज। ठीक है, मींस स्पीसीज जो है उनकी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑर्गेनिज्म क्या है, अपनी बहुत सारी एनर्जी इस पे स्पेंड करते हैं अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देने के लिए। ओके, अगर बच्चों ब्रॉड लेवल पर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स होती है ना, वो 2 मेथड्स होती है, उन पर हम बात करने वाले हैं, बट पहले हम थोड़ा सा और बेसिक समझ लेते हैं। ओके, अब हम सभी को पता है, अगर बात ह्यूमन बींग्स की करें तो हम ह्यूमन बींग्स के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, और अब एक और वर्ड हम आप लोगों ने सुना होगा, डीएनए। ओके, डीएनए क्या होता है इस पर भी बात हम लोग करते हैं। ओके, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इनके सेल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। पर डीएनए है क्या? ये डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म के बनने का एक ब्लूप्रिंट है बेटा। मीन्स क्या है, उस ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन इन डीएनए के पास होती है और इसी डीएनए से किसी न्यू ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है। तो डीएनए कहाँ मिलेगा? तो क्रोमोसोम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारा डीएनए, और डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये इंफॉर्मेशन रखते हैं, बॉडी की ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स है बच्चों में जो कैरेक्टर आ रहे, जो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती, तो वही ये डीएनए ही उन कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है। इनहेरिट मींस पेरेंट्स से बच्चों तक लेके जाएगा, फिर उन बच्चों से अगली स्पीसीज में लेकर जाएगा। तो डीएनए क्या है? तो बच्चों ये डीएनए कैरेक्टर को इनहेरिट करता है। मींस और सिंपल करें तो यही सारी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से जनरेशन में लेकर जाता है। ओके, डीएनए बॉडी में प्रोटीन्स बनाता है। मींस क्या है? जो आपकी बॉडी सेल्स बन रही है। इट इज द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। एक और चीज याद रखना कि ये जो डीएनए होता है ना, अगर इस प्रोटीन में इस डीएनए थोड़ा चेंज हुआ, ओके, तो जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर भी आपको न्यू चेंज देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग, क्या डीएनए में ड्रास्टिकली एक साथ बहुत सारे चेंज होते? नहीं, ये डीएनए में बहुत स्लोली ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से ओवर द टाइम पीरियड ऑफस्प्रिंग में न्यू कैरेक्टर्स, न्यू रीजन्स, न्यू समथिंग लाइक न्यू
कैरेक्टर न्यू बेटर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर डेवलप्ड। इसी की वजह से होंगे बाय द म्यूटेशन इन डीएनए। तो ये बहुत स्लोली होंगे और ग्रेजुअली। एग्जाम्पल के लिए हम ह्यूमन बींग्स हम आज से जाते हैं 500 ईयर बैक, ठीक है। अगो प्लांट सेल खाते थे, एनिमल्स का कच्चा स्किन वगैरह फ्लैश वगैरह ईट करते थे, कंज्यूम करते थे ना। तो होता क्या था बच्चों कि हमारी बॉडी में ऑर्गन होता है अपेंडिक्स, जिसका कि मेनली काम है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का। अब हम लोग डेवलप हुए है ना, तो वो जो हमारा वेजिटेटिव ऑर्गन है अभी जो अपेंडिक्स, तो वो अब हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो वो ऑर्गन अब बॉडी में काम नहीं आने की वजह से इनएक्टिव हो गया, मतलब वो डीएक्टिवेट हो गया, बॉडी में काम नहीं करता है। बट वो ऑर्गन तो किसका बाय प्रोडक्ट, ये आपका म्यूटेशन हुआ, डीएनए में चेंजेस आए कि उस चीज की नीड नहीं थी, और ये एकदम से नहीं हुआ होगा, है ना। इसमें बहुत कई सालों का टाइम लगा इस चेंज को होने में। आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी कॉपी बनाते हैं। जैसे ह्यूमन का एक डायग्राम है, इसमें मान लो ये एक मेल है एक फीमेल है ना, तो दोनों ही कैरेक्टर के 50-50% कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के पास, मतलब हमारे पास टोटल एक ह्यूमन बीइंग के पास 23 पेयर होते हैं, अगर नंबर बात करें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल से भी 23 क्रोमोसोम पार्ट लेंगे और फीमेल से, मीन्स दोनों में के क्रोमोसोम मिलकर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे रहे हैं। और बात करें सेक्स क्रोमोसोम की, जब ऑफस्प्रिंग का डेवलप होता है तो फीमेल के पास होते हैं XX और मेल के पास होता है XY। ये हम 8th में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, तो अभी इसको ज्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं, क्योंकि XX मिलने से जो ऑफस्प्रिंग होगी वो फीमेल होगी, और XY मिलने से ऑफस्प्रिंग होगा और लड़का होगा, बॉय बेबी होगा। इसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर अभी इतना बात नहीं करेंगे। ओके, तो रिप्रोड्यूसिंग सेल जो होती है वो अपनी डीएनए की कॉपी बनाती है, अपनी न्यू कॉपीज को फॉर्म। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, ठीक है, ईच प्रोसेस डीएनए कॉपिंग सम वेरिएशन आर क्रिएटेड, ठीक है। हर एक कॉपी के जब बनती है डीएनए तो कुछ छोटे मोटे बहुत मिनिमल वेरिएशंस आते हैं। ओके, दूसरी चीज, अगर ये वेरिएशन एक लिमिट से ज्यादा हो गए, ठीक है, मतलब एक लिमिट से ज्यादा वेरिएशन आ गए डीएनए की न्यू कॉपी में, तो वो कॉपीज वर्क नहीं करेगी और जो सेल जो न्यू डीएनए बने वो मर जाएगी, और ऑफस्प्रिंग ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, हो सकता है उसका बर्थ ही ना हो। तो वेरिएशन आएंगे बट वो ग्रेजुअली स्लोली आने चाहिए, एकदम से ड्रस्टिकली चेंजेस आ रहे वेरिएशन, उस केस में सेल ही मर जाएगी। सर लिखा है देखो, इफ लार्ज वेरिएशन occur the new DNA copy may not work with the cellular apparatus so the newborn cell will die। ओके, तो अगर एक साथ ही बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाते हैं ना सेल के अंदर, तो डीएनए जो है वो बॉडी के अपार्टस में काम नहीं करेगा और सेल की ही डेथ हो जाएगी, सेल वर्क ही नहीं करेगी। तो हमको ये भी ध्यान रखना है। ओके, अगर वेरिएशन माइल्ड है, छोटे मोटे वेरिएशन है, तो उस केस में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाएगा और उसके अंदर इन्वायरमेंट को डिफीट करने के लिए न्यू कैरेक्टर भी बेटा जो है वो देखने को मिलेंगे हम। ओके, तो इसको और आगे समझते हैं, ठीक है। और इवोल्यूशन का बेसिस भी यही है, वेरिएशन, ठीक है। जो इवोल्यूशन हम इवोल्व होते हैं, हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारे बॉडी पर पहले हेयर्स होते थे बहुत सारे, जब हम क्लोथ्स और वेयर नहीं करते थे, जंगलों में रहते थे, बट अभी हम लोग जो है अपने आप में इवोल्व हो गए, हम घरों में रहने लगे ना, ऐसी फ्री, हमको उनकी नीड नहीं थी, तो वो बॉडी से शेड ऑफ हो गए। तो क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी में इवोल्यूशन आए। तो रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन आते हैं बट स्लोली चेंजेस ही आएंगे, और ग्रेजुअली चेंजेस आ रहे हैं एक साथ ब्रॉड लेवल पर, तो उस केस में ऑफस्प्रिंग बचेगी ही नहीं, सेल की डेथ हो जाएगी। माइल्ड वेरिएशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। और वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस, इस पर बात करते हैं। ओके, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, मान लीजिए एक बैक्टीरिया सेल है ना, और किसी वजह से वहां पर वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है ना, या वाटर बढ़ गया और टेम्परेचर भी एक साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो अब क्या होगा कि इनमें से मैक्सिमम बैक्टीरिया सेल मर जाएगी, वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। पर हम देखेंगे कुछ बैक्टीरिया सेल ऐसी थी जिनके पास कुछ वेरिएशन आ गए थे और वो एग्जिस्ट करके रेजिस्ट करके वो अपने आप को बचा लेती। अब जब ये न्यू बैक्टीरिया सेल अपने जैसी कॉपीज बनाएगी ना, तो उसके अंदर वो वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि वेरिएशन क्यों नीडेड है, कि मान लो कि इन्वायरमेंट में डाइवर्स इफेक्ट आ गया, कोई ऐसी सडन चेंजेस आ गया, तो जो स्लोली वेरिएशन आ रहे हैं, तो ऑफस्प्रिंग वेरिएशंस इन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद में एडजस्टमेंट कर लेंगे और खुद को ओवर द टाइम पीरियड सर्वाइव
कर पाएंगे। चलिए अब बात करें रिप्रोडक्शन होता कितने टाइप का। ओके, तो maybe in this video we'll discuss only the asexual reproduction because we want to shoot the second part of this chapter because it was a little big. So if is it possible we can shoot in one part, otherwise we'll shoot it on two part. Okay, so reproduction there are two types, sexual and asexual reproduction. ओके तो आज हम लोग जो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी मेथड है। फिजन होता है, फ्रेगमेंट होता है, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये कुछ टाइप्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, इस पर हमने स्मॉल क्लासेस में ऑलरेडी बात की है, बट आज हम लोग जो है बच्चों समझते एक बार फिर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। पहली चीज, जितने भी असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इनमें सबसे पहली चीज सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट। ओके, ओनली सिंगल पेरेंट आर केपेबल टू मेक देयर ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें वेरिएशंस आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी या ना के बराबर होगी। ठीक है, मींस जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो अपने पेरेंट्स की क्लोन होंगे, हूबहू कॉपी होंगे एग्जैक्ट। तो इसमें वेरिएशंस आपको बहुत मिनिमल होंगे या नहीं होंगे। तीसरी चीज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट को इतना अच्छे से, इतना स्ट्रांगली डिफीट नहीं कर सकते। ओके, तो थोड़े से वीक होते हैं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऑलरेडी पता है, अपने जैसी ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना। अब असेक्सुअल मेथड में एक ही पेरेंट है, तो अब हम इन्हीं मेथड्स पर बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझते हैं फिजन को, कि फिजन क्या होता है। चलिए बात करते हैं। ओके, अभी बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस पेज पर समझा था कि जो हमारा रिप्रोडक्शन क्रोमोसोम्स है वो अपने अंदर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं। तो अगर हम फिजन की बात करें, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है अमोबिया, है ना, जो कि एक सिंगल सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है और ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, मींस हम इसको नेक्ड आई से विजुलाइज भी नहीं कर सकते। ओके, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो जो एमोबिया है, तो इसमें जो आपकी सेल बॉडी में जो न्यूक्लियस है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डिवाइड होना स्टार्ट होगा टू पार्ट्स में। और यही न्यूक्लियस एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा और बाद में यही जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होकर टू पार्ट्स में बढ़ जाएगा। और इसी को हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म की नीड है, इसमें की न्यूक्लियस और सेल बॉडी डिवाइड होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना रही है। एक और एग्जांपल लेशमानिया का है। ये इससे एक डिसीज होती है कालाजार, आपने सुना होगा। एक बहुत बुखार आता है, बहुत हार्ड वाला फीवर आता है, जिसमें बॉडी पर दाने पड़ जाते हैं ना, और वेट कम हो जाता है, वीकनेस आती है, थकान रहती है। तो ये फीवर होता है, ठीक है, ये उसी का एक बैक्टीरिया है। बात करते इस पर, ठीक है। इसमें भी बाइनरी फिजन में कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें न्यूक्लियस है, ये सिंगल, उसके बाद यह न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होगा। बाद में न्यूक्लियस दो सेल्फ न्यूक्लियस में जाएगा और दोनों न्यूक्लियस से दो सेल्फ ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग बेटा बाइनरी फिजन बोलते हैं। ओके, इसी में एक और चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, मल्टीपल फिजन। ओके, तो ये बहुत बेसिक सा है कि जब फिजन एक से दो डॉटर सेल बन रही तो बाइनरी, जब एक पेरेंट सेल से मल्टीपल डॉटर सेल्स बन जाए, है ना, तो उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कीस्ट का, बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। लोग बाइनरी फिजन पे ऑलरेडी कर लिए, मल्टीपल फिजन को समझ लेते हैं। ये एक सिंगल सेल एनिमल है जिसमें ऑर्गेनिज्म है वो कई डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मोडियम, मलेरिया का पैरासाइट। ओके, और यहाँ पर हम सिंगल आपके बाइनरी फिजन की बात करें तो एक सेल, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी और दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे। बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब ही दो होता है, और मल्टीपल फिजन मतलब होस्ट सेल डिवाइड ही रही है, न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पर एक न्यूक्लियस से, एक सेल बॉडी से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म एक साथ बन रहे। एग्जाम्पल के प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम से कौन सी डिसीज होती है कमेंट सेक्शन में बताना है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप बेटा ये भी फ्रेगमेंटेशन। आपको नाम में फ्रेगमेंट दिख रहा है, फ्रेगमेंट यानी हिस्सा या पार्ट।
ओके, इसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है आपका स्पाइरोगायरा। बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगायरा, तो इसकी बॉडी पार्ट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पीसेस में टूट जाएगी, कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, और हर एक पीस, हर एक फ्रेगमेंट अपने जैसी न्यू ऑर्गेनिज्म को बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा में मल्टीपल पीसेस हुए और हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक न्यू स्पाइरोगायरा को डेवलप कर लेगा। ठीक है, और ये सभी मल्टी सेल्यूलर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपली मेथड है, तो ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंपली डिवाइडेड सेल बाय सेल बिकॉज द सेल आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। दूसरा रीजन ये भी है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स और ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, और इनका डिवाइड होना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला आता है रीजनरेशन। ओके, बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा, एक बहुत बेसिक एग्जांपल, लिजार्ड जो होती है हमारे घरों की छिपकली होती है। ठीक है, कई बार उसकी टेल किसी वजह से ब्रेक हो जाती, टूट जाती, तो उसके पास ऐसी पावर होती है, उसकी बॉडी में ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो उसकी उस टेल को फिर से ग्रोथ कर लेते। इसी को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं ना, अपने पार्ट को फिर से जनरेट कर लेना। इस केस में भी उससे थोड़ा मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट, बिल्कुल मिनिमल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में कट कर दिया, टूट गया है ना, तो हर एक पार्ट अपने आप में ग्रो होकर बाकी के 2 हिस्से बना लेगा और हर एक पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। दिख रहा है आपको, जिसमें कि ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, अब ये पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हर एक पार्ट अपने आप को एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा अपने बाकी के हिस्सों को। तो इसी को हम लोग बेटा रीजनरेशन बोलते हैं। सेम आप हाइड्रा में देख लो, ये हाइड्रा है, ये 2 पीसेस में डिवाइड हुआ, तो यहाँ से 2 न्यू हाइड्रा बन गया, ये आपको दिखाई दे रहा, ग्रो कर लिया इन लोगों ने। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटेड है ऑर्गेनिज्म में, समझते इसको। इस कट इनटू मेनी पीसेस दे ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। ठीक, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, अगर ऑर्गेनिज्म को मेनी पीसेस में कट कर देते और हर एक पीस अपने आप एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता, तो इसी को हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा कि रीजनरेशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फ्रेगमेंट पीसेस में डिवाइड हो जाता है और हर एक पीस अपने आप में बेटा एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू एनिमल को डेवलप कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है हमारा बडिंग। ठीक है, ये जो टॉपिक है बडिंग, ठीक है, ये बेटा हम लोग बहुत स्मॉल क्लासेस से समझते आ रहे हैं। ओके, इसमें क्या होता है ध्यान से देखिएगा। ये एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मान लो ये आपकी पेरेंट सेल है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो शुरुआत में 2 भागों में बटेगा, और जिस पहले भाग से सेकंड भाग में डिवाइड हुआ, पार्ट में डिवाइड हुआ, वह एक बड की तरह उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ ग्रो करना शुरू, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर एंड में इस टाइप से ग्रो हो जाएगा। और जब ये प्रॉपरली ग्रोन हो जाएगा, जैसे कि हाइड्रा में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और खुद में एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। जैसे समझना, इसमें ऑर्गेनिज्म के साथ सेल और न्यूक्लियस डिवाइड होने से एक बड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा ऑर्गेनिज्म के साथ। अब ये पेरेंट बॉडी के साथ ही ग्रो होगा, कब तक, जब तक कि इसकी बॉडी प्रॉपरली ग्रोन ना हो जाए उस लेवल तक कि अब ये उस पेरेंट से सेपरेट हो सके। जब इसकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो हो जाएगी तो ये अपने पेरेंट से सेपरेट हो जाएगा। ओके, और एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। ओके, यही एग्जांपल है। और इस हाइड्रा एंड रीजनरेटिव सेल्स फॉर बडिंग, ये दिख रहा है आपको, हाइड्रा है, रीजनरेटिव और बडिंग बनी, ये अपने पेरेंट से सेपरेट हो गया है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत बेसिक सा है, आप लोगों ने, हम लोग जनरली देखते हैं कि रेनी सीजन में या नॉर्मली भी अगर थोड़ा वेट एटमॉस्फेयर हमारे आसपास, अगर हमने पोटैटो खरीदे तो उसके ऊपर इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर देखना हो, आई लाइक। अब ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म का, है ना, आप किसी पार्ट को कट कर दो अपने हाथ से इंडिविजुअली,
और उस पार्ट को सोइल में कहीं पर ग्रो कर दो, तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप। जैसे मान लो पोटैटो है, इस पर आई लाइक स्ट्रक्चर, आपने इस पीस को कट किया, इसके स्टेम को कट किया, रूट को कट किया, आपने इसको सोइल में बरीड कर दिया, तो उस हर एक पार्ट से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। जैसे कि इन दिस प्लांट पार्ट लाइक रूट एंड स्टेम लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। क्लियर? कि इस केस में क्या होगा कि प्लांट का जो पार्ट है, अगर उसी को आप कट करके बरीड करते थे सोइल में, उसको एप्रोप्रिएट कंडीशन मिल रही डेवलपमेंट के लिए, तो हर एक पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीफ जो आपने कट किए, वो एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप हो सकता है। एडवांटेज क्या है? इससे हम लेयरिंग वही जो प्लांट को कट करके करते ना, क्राफ्टिंग कर सकते हैं ना, मतलब आपने टहनी काटी, ब्रांच कट की, उसी को आपने सोइल में बरीड किया, एक न्यू प्लांट बन गया। ठीक है, लेयरिंग है ना, उसकी एक ब्रांच को हट कर किसी और प्लांट के साथ ग्रो करवा दिया आपने। अब लेयरिंग, ग्राफ्टिंग या मल्टीपल, शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, एग्रीकल्चर, इसमें यूज होता है ना। शुगर केन की भी आप ग्राफ्टिंग कर, आप कट करो उग जाएगा। रोजेस की भी आप कोई ब्रांच ले लो, उसको आप सोइल में बरीड करो, अगर एप्रोप्रिएट कंडीशन मिल जाए, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सीडलेस प्रोपोगेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड, है ना, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, इन सब में भी ये प्रोसेस हम कर सकते हैं जिनमें बीज नहीं बनते। ठीक है, तो प्लांट का पार्ट ही क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ओके, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना। इस बर्ड्स को अगर हम कट करते हैं बेटा, तो इससे एक न्यू प्लांट का डेवलप हम लोग जो है वो करवा सकते हैं। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट जैसे कि आपका मनी प्लांट, अगर आप इसकी किसी लीफ वाले पार्ट को, मतलब कोई भी ब्रांच में कम से कम एक लीफ बन जाए, उसका आप कट करके आप ग्रो करवा रहे हो, उससे एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट जो है वो बन जाएगा। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही पार्ट है। उसमें आप उसकी लीफ वाले किसी भी पार्ट को कट कर लो, उसको आप बरीड कर दो सॉइल में, जहां भी आप इसको कर रहे हो, उससे एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट डेवलप हो जाएगा। ओके, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, उन सीड्स को, उनको आर्टिफिशियल तरीके से लैब्स में या अपनी जो फार्म से वहां पर ग्रो करवाते हैं। जैसे जो ग्रो होते हैं उसका हम प्लेस चेंज करते रहते हैं, और एक टाइम के बाद हम इनको इस टाइप से पॉट्स में या छोटे छोटे हम इसकी पॉलिथीन में पैक्स बनाकर हम जिसको मार्केट में सेल करते हैं। वो आते हैं ना कि नर्सरी वाले होते हैं ना, जो फार्मिंग वगैरह प्लांट्स बेचते, तो ऐसे टिश्यू कल्चर से ही करते हैं वो लोग इसकी फार्मिंग। तो टेक्निक बहुत कॉमन है, आज कमर्शियल लेवल पर इसको बहुत ज्यादा किया जाता है। ओके, ये स्पोर फॉर्मेशन, देखो मेरी बात समझिएगा बच्चों। रेनी सीजन में हम सभी ने देखा, हमारे जो ब्रेड होते हैं ना, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दें तो इस टाइप से मोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे स्पोर्स आ जाते हैं ना, इसी को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन। अब आप देखो कि अगर से माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो इस टाइप की जो फंगस आ गया वहां पर है ना, तो अगर ये स्पोर जो है अगर ये टूटते तो इनमें से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से डेवलप होगा और ये स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स से एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो इसी को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन बोल रहे हैं। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि आप लोग हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।